तो आज हम प्राचीन मिस्र के शहरों को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। मतलब सिर्फ पिरामिड्स ऑफ फेरो नहीं। हाँ बिल्कुल, ये शहर देवताओं के घर जैसे थे, जैसे कोई कॉस्मिक मैप हो। और हमारी ये बातचीत आधारित है इजिप्ट्स डिवाइन सिटीज किताब के कुछ हिस्सों पर। समझने की कोशिश करेंगे कि ये शहर सिर्फ बस्तियां क्यों नहीं थे। सही कहा, ये दिव्य शक्ति और मात, वो जो उनका संतुलन और व्यवस्था का सिद्धांत था, उसके केंद्र थे। यहाँ धर्म, राजनीति, पैसा, सब कुछ एक में गुथा हुआ था। सोचिए तो जरा, सड़कें सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, देवताओं के निकलने के लिए भी थी। अजीब लगता है ना? हाँ, पर ये उनकी सच्चाई थी। चलिए मेम्फिस से शुरू करते हैं। पहली राजधानी थी मिस्र की मेम्फिस। हाँ, सृष्टा देवता प्ताह का घर है ना? बिल्कुल। कहते थे पूरा शहर ही उनकी डिवाइन वर्कशॉप, उनकी कार्यशाला जैसा है। और मंदिर वो सचमुच देवता का घर था। मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं? नहीं, पुजारी तो बाकायदा मूर्ति की देखभाल करते थे, जैसे कोई जीवित प्राणी हो। खाना खिलाना, कपड़े पहनाना रोज। अच्छा, और फिर थीब्स, जिसे आज लक्सर कहते हैं। होमर ने कहा 100 दरवाजों वाला शहर। ये कोई बड़ी बात थी? अरे बहुत बड़ी बात। आकार तो था ही, पर उससे ज्यादा वो अमुनरा देवता की शक्ति का सेंटर था। थीब्स सिर्फ शहर नहीं था। तो फिर क्या था? एक बहुत बड़ा, मतलब धार्मिक और आर्थिक नेटवर्क पूरे देश को कंट्रोल करता था एक तरह से। सोचिए, अकेले करनाक मंदिर से 60,000 से ज्यादा लोग जुड़े थे। 60,000? क्या करते थे ये लोग? सब कुछ, लेखक, किसान, कारीगर, पुजारी। मंदिर एक तरह की, क्या कहते हैं, कॉरपोरेशन जैसा था। और ये भी सुना है कि अमोन रा के पुजारियों की ताकत कभी कभी फेरो से भी ज्यादा हो जाती थी। हाँ, कई बार। उनके पास जमीनें थीं, दौलत थी, उनका राजनीतिक दबदबा इतना बढ़ गया था कि वो फेरो को भी चैलेंज कर सकते थे। तो क्या इसीलिए अखेनातिन ने वो नया शहर बसाया, अमरना, थीब्स के पुजारियों की शक्ति तोड़ने के लिए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण लगता है। अखेनातिन में बिल्कुल शून्य से एक नया शहर खड़ा किया, अमरना, और सिर्फ एक देवता के लिए, एतिन, सूर्य चक्र। बिल्कुल अलग तरह का शहर होगा फिर तो। हाँ, डिजाइन भी अलग था। सीधी चौड़ी सड़कें, शायद एतिन पे फोकस रखने के लिए। ये एक राजनीतिक क्रांति तो थी ही, पर राजनीतिक भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये क्रांति ज्यादा चली नहीं शायद। अखेनातिन के बाद क्या हुआ अमरना का? खत्म। उसे पूरी तरह मिटा दिया गया, जैसे वो चाहते थे कि अखेनातिन की याद ही ना रहे। एक कट्टर सोच का एक तरह से दुखद अंत हुआ। गजब है, एक पूरे शहर को मिटा देना। खैर, मिस्र में मृत्यु से जुड़ा एक और शहर था ना, एबिडोस। वो तो जीवित शहर नहीं था शायद। हाँ, एबिडोस वो एक विशाल कब्रिस्तान था, एक नेक्रोपोलिस। मानते थे कि मृत्यु के देवता ओसिरिस वहीं दफन है। हजारों साल तक लोग वहां तीर्थ करने जाते थे। यानी शहर तो नहीं, पर वहां भीड़ रहती थी। बिल्कुल, कर्मकांडों का जीवन था वहां। लोग स्मारक बनवाते थे ओसिरिस के पास रहने के लिए। उनका मानना था कि इससे मरने के बाद का जीवन अच्छा होगा। और वहां कोई नाटक भी होता था? हाँ, एबिडोस पैशन प्ले। ओसिरिस की कहानी का मंचन होता था हर साल। ये थिएटर के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। कमाल है ना? कमाल है, मृतकों के शहर में नाटक। अच्छा, अब थोड़ा दक्षिण चलें। एलिफेंटाइन द्वीप, इसका नील नदी से क्या कनेक्शन था? एलिफेंटाइन दक्षिणी सीमा पर था। वहां नील के झरनों के देवता खनुम का वास माना जाता था। कहते थे कि नील की बाढ़ वहीं एक गुफा से निकलती है और खनुम उसे कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ मान्यता थी या इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी था? अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल था। वहां पुजारी नाइलोमीटर से बाढ़ का लेवल नापते थे। नाइलोमीटर वो क्या होता है? नदी किनारे बना एक ढांचा होता था जिस पर निशान लगे होते थे। उससे पता चलता था पानी कितना चढ़ा, और उसी माप के आधार पर पूरे मिस्र का टैक्स तय होता था। क्या बात है, मतलब खनूम देवता सीधे सीधे मिस्र की इकोनॉमी चला रहे थे। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। यही तो मिस्र की खासियत थी। मेम्फिस की वर्कशॉप हो, एबिडोस की कब्रगाह, या एलिफेंटाइन का ये आर्थिक कंट्रोल, ये शहर सिर्फ इंसानी बस्तियां नहीं थे, ये दिव्य इच्छा के प्रतीक थे। बिल्कुल, हर चीज का एक गहरा रहस्यमय मतलब था। उनकी दुनिया में भगवान और इंसान अलग अलग नहीं थे, सब एक ही ताने बाने का हिस्सा थे। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर हम पुराने शहरों को सिर्फ इंसानी नजर से न देखें, बल्कि उन्हें दुनियावी और दिव्य शक्ति के मिलने की जगह की तरह देखें, हाँ, तो उस समय की सत्ता, समाज, इन सब के बारे में हमारी समझ शायद काफी बदल सकती है ना?